देखो, इस वीडियो में हम लोग ITS 03 जो हुआ उसका सलूशन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये दिया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो जितने भी फोर्स लगेंगे सबका वेक्टर सम जीरो होगा। तो वेक्टर सम जीरो कर दिया। F3 की वैल्यू आप F1 F2 रख के देख सकते हैं। तो पहले का ऑप्शन जो था ये बी ऑप्शन था। दूसरे क्वेश्चन में एक बॉडी है जिस पर दो फोर्सेस लगे हुए हैं। एक फोर्स देखो आप F1 दिखा रखा है 20 न्यूटन, और बॉडी का एक्सेलरेशन दिया है, और दूसरा फोर्स F2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले आप एक्सेलरेशन का वेक्टर लिख लो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 12 दिया है, तो ये 12 cos 30 माइनस जे कैप 12 sin 30 माइनस आई कैप एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर लिख लिया। और उसके बाद उस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा ये निकालेंगे, F बराबर ma। तो F की वैल्यू मिल गई, और F1 प्लस F2 वो जो फोर्स F होगा, ये फोर्स F जो होगा ये दोनों का वेक्टर सम होगा F1 F2 का। F1 दे रखा है 20 आई कैप, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ और, ये जो सॉल्व करने पर आप देखोगे ये जो आएगा यहाँ पे ये 12√3, तो 12√3 की वैल्यू लगभग 21 के आसपास आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि एक 10 किलो का बंदर है जो मासलेस स्ट्रिंग पकड़ के ये ऊपर चढ़ रहा है, और नीचे एक ये ब्लॉक जो था, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ये ब्लॉक 15 kg का है। तो बोल रहा है कि इस आदमी का, ये बंदर का लीस्ट एक्सेलरेशन क्या हो कि सो दैट लेफ्ट द पैकेज ऑफ द ग्राउंड। मतलब ये जस्ट पैकेज जो है ये ऊपर उठ जाए, तो जो ये पैकेज है उसका वेट नीचे क्या लगेगा 15G, जस्ट लेफ्ट कर जाए, ऊपर की तरफ ये उठ जाए, यानी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15G के बराबर। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर कर दो। अब जो ये बंदर है इसका एक्सेलरेशन क्या हो ताकि टेंशन की वैल्यू 15G हो, तो ये इसका BD बना लिया, और जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है कि एक ब्लॉक रखा है जिस पर ये P फोर्स लगा रहे हैं। P की वैल्यू 9 न्यूटन दिया है, इधर 6 न्यूटन लगा रहे हैं, और इसका वेट 2.5 kg दिया था, तो सॉरी इसका मास 2.5 kg दिया था, तो 25 न्यूटन लग जाएगा नीचे। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दिया है 0.4, μs की वैल्यू दिया हुआ है 0.4। तो अब यहाँ पर ये पूछा है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो इसके लिए तो पहले आप n निकालो। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स किया, तो n प्लस पी इज इक्वल टू 25। ठीक है, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर, n की वैल्यू आ गई। अब तुम फ्रिक्शन मैक्सिमम निकाल लो, जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पे चलेंगे। फ्रिक्शन को आपने मैक्सिमम निकाल लिया μs इंटू n, तो μs की वैल्यू 0.4 इंटू 16, n की वैल्यू। अब जो अप्लाइड फोर्स है वो वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम से कम है, यानी इस केस में क्या होता है फिर कि जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम होती है F मैक्स से, तो जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, यानी ये 6 न्यूटन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, इसका मास मैंने यह मान लिया, एक प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, और प्लैंक का एक्सेलरेशन ये है। तो बोलता है कि इस केस में जस्ट स्लाइड करेगा, यानी एकदम अपने ये लिमिटिंग केस पे आ चुका है। तो जब ये ए रहेगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक ही निकालेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक जब निकालेंगे तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा यमें इधर, और इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। तो जस्ट स्लाइड का केस है, यानी F की वैल्यू यमे के बराबर हो जाएगी। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। दूसरा बोला फिर कि अगर प्लैंक का एक्सेलरेशन 2 वे कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक एंड द ग्राउंड, दोनों चीज़ बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज़ सही तरीके से करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब ये इसका एक्सेलरेशन 2 वे हो जाएगा, तो स्यूडो इधर 2ma लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो एक्सेलरेशन मान लो इसका a1 आ गया। ये जो a1 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक देख रहा है, क्योंकि हम स्यूडो लगा रहे हैं, यानी उसी फ्रेम में, प्लैंक के ही फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2ma माइनस f बराबर ma1। F की वैल्यू ma थी, जब ये मूव करने लगेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा। F की वैल्यू ma के बराबर निकाल रखे थे हम पहले, तो a1 की वैल्यू a आ गई। यानी ये जो आया a1, ये जो आ रहा है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक आया है। और अगर वेक्टर देखोगे तो ये -i डायरेक्शन में जाएगा, तो -ai कैप हो जाएगा, तो -a आंसर हो गया उसका।
अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, तो ये दोनों तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, तो यही वाला निकालना है, वो आ जाएगा ए आई कैप। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो मोमेंटम टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और पूछता है कि मोमेंटम और फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा, तो डी पी बाई डी टी करेंगे, डी पी बाई डी टी तो आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसका ये फोर्स आप निकाल लीजिए डी पी बाई डी टी करके, डिफ्रेंसिएशन आता ही होगा, कॉस समथिंग माइनस साइन समथिंग, डिफ्रेंसिएशन ऑफ समथिंग, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये होता है कॉस थीटा ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, यानी जो मोमेंटम और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया है, किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको, और एक प्लैंक है 800 न्यूटन का और इस पर हम रस्सी से बांध रखे हैं इस तरह से अरेंजमेंट करके, और इसको P4 से खींच रहे हैं। बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी 80% है तो कितना एफर्ट की ज़रूरत है इस लोड को उठाने के लिए। तो पहला काम ये कर लो कि एफिशिएंसी, तुम अभी उसको बाद में देखते हैं, एफिशिएंसी वैसे आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये पूरे रस्सी में P टेंशन आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा 2P, यहाँ पर आ जाएगा 2P, यानी 4P का जो वैल्यू आ जाएगी वो 800, तो P बराबर क्या आ गया 200 न्यूटन, ठीक है, P बराबर क्या आ गया 800 न्यूटन आ गया, सॉरी 200 न्यूटन आ गया। लेकिन इतना करने से ये अगर 100% एफिशिएंसी होता तब P अगर 200 लगा देते तो ये लोड ऊपर उठ जाता, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी 80% दिया है तो हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इनपुट आपको निकाल देना पड़ेगा, तो P आउटपुट इंटू 100/80 250 न्यूटन का जब फोर्स आप यहाँ पे लगाएंगे तब वो 80% एफिशिएंसी को काउंट करके तब ये लोड ऊपर उठेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया है कि ये प्लैंक ये दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक दिया है 100 kg का, और इस वाले को हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रहे हैं नीचे इस रस्सी के एंड को, तो इसका पूछ रहा है कि कितना टेंशन इसमें होगा, मतलब T कितना होगा। तो देखो अगर इसको हम नीचे खींच रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस रस्सी में टेंशन T है, मान लो इसको T से खींचे तो इसमें आ गया 2T, तो कांस्टेंट रिलेशन से इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंशन डबल आया तो ये एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ब्लॉक की BD बना लेते हैं, 100G 2T 1, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आंसर आपका निकल गया ये। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एकदम इजी क्वेश्चन है, बस भी आपको ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, V बराबर U प्लस AT, जो वेक्टर दिया है आप वो रख लीजिए। तो U दिया था एक्सेलरेशन बराबर होगा फोर्स बाय मास, फोर्स की वैल्यू दिया था -I + 5J, ये करके हमने क्या किया I को अलग कर लिया, J को अलग कर लिया, और पूछा है क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी का Y कंपोनेंट 0 होगा, तो वेलोसिटी का Y कंपोनेंट 0 करने के लिए J का कोफिशिएंट 0 करना पड़ेगा, तो 40 - T बराबर 0, यानी T बराबर 40 सेकंड पे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि इस तरह का अरेंजमेंट दिया है, A का मास 10 kg, B का मास 5 kg, ठीक है, C का मास क्या है M है। 1 मिनट वेट करना बेटा। तो बोला गया है कि इस C को कितना मास हो, यहाँ पे C का कितना मास हो ताकि इसमें कहीं स्लिपिंग ना हो, यानी पूरा सिस्टम ये समझ लो इक्विलिब्रियम में रहे। तो FBD इसकी बना लो, 5G नीचे, T ऊपर लगेगा, इसका FBD बनाएंगे तो T इधर, और इस पर फ्रिक्शन लगेगा पूरा इधर। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पूरा मास काउंट करके, तो म्यू M1 + M2G, और म्यू की वैल्यू 0.25 दिया है। तो चूंकि सिस्टम में कोई मोशन नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम में है, तो दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स, तो ये कर दिया। और ये T की वैल्यू यहाँ से ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो T बराबर कितना आ जाएगा 5G, वो यहाँ पे रख के मास की वैल्यू निकल गई। तो C का मास कितना होना चाहिए 10 kg। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और 30 डिग्री पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है,
तो बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। तो इसका कंपोनेंट ले लो पहले, 20 cos 30, 20 sin 30 और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.25, म्यू की वैल्यू दिया है 0.25। तो इस तरफ एक्सेलरेशन होगा इसका, तो 20 cos 30 माइनस म्यू इंटू एन, और एन बराबर क्या होगा, ये ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो एन बराबर आ जाएगा 60 न्यूटन, 50 + 20 sin 30, देख लीजिए एफबीडी से। और फिर जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू 60 निकाल चुके थे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 में ये फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस पे हम एलिप्स का एरिया देखते हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिट अलग अलग है। तो लिखा है कर्व भी सेमी सर्किल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम πr²/2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों यूनिट अलग अलग है, इसलिए इसका हम एलिप्स का एरिया निकालते हैं। तो फोर्स टाइम का ग्राफ क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, इम्पल्स देता है, चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, और इसका आपने अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको पता होगा 2a होता है, तो यानी a बराबर 2a बराबर t, तो a बराबर t/2, और ये जो दूरी होगी ये b, तो b की वैल्यू क्या हो गई f0, वैल्यू रख दिया, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया है कि एक यूनिफॉर्म फोर्स F1 एक्ट्स फॉर टाइम इंटरवल T1, और इनिशियली वो रेस्ट पे था, और फिर उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F2 फॉर टाइम इंटरवल T2, और फिर से ये रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में आने का मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम 0 ही है, यानी P फाइनल P इनिशियल J बराबर क्या, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो ये तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो 0 ही है, और P फाइनल मतलब क्या हो जाएगा फार्मूले से, F1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, P इनिशियल, तो ये रख दिया हमने, ठीक है। तो F1 T1 + F2 T2 बराबर 0 हो गया। टोटल जो इम्पल्स मिला वो ये इतना मिला, और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों 0 ही हैं, तो ये वैल्यू मिला के क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से इम्पल्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है और t बराबर 2 पर इम्पल्स पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन से t बराबर 2 पे पूछा गया, तो t जिस टाइम पे पूछा गया उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में आपको वेलोसिटी निकालनी होगी। जैसे अगर मैं 4 पे पूछता तो 4 के जस्ट पहले ग्राफ सेम है, 4 के जस्ट बाद भी ग्राफ सेम है, यानी वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा ही नहीं, यानी इम्पल्स मिलेगा ही नहीं। लेकिन t बराबर 2 में देखो, जस्ट पहले और जस्ट बाद में, जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालो v इनिशियल परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया m इंटू वी, और जस्ट बाद में v फाइनल क्या है 0, तो p फाइनल भी 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, ये आंसर आ गया -0.1 kg/s। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया है कि किस एक्सेलरेशन से फायरमैन रोप से नीचे आए ताकि, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है 3/4 ऑफ हिज वेट है, मतलब रस्सी का अगर मैं फायरमैन का वेट mg/4 मान लूँ, तो जो रस्सी में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3 mg/4 होगी। तो ये एक्सेलरेशन से फायरमैन ये नीचे आ रहा है, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट, टेंशन की वैल्यू 3 mg/4 है, और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई g/4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हाँ ये जो है ये फोर्स टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि t बराबर 10 पे वेलोसिटी और बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो देखो फोर्स टाइम का ग्राफ है, तो t बराबर 10 पे पूछता है, तो फोर्स टाइम का ग्राफ क्या देता है, मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, मतलब इम्पल्स देता है। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, यानी इसका एरिया निकाल लो। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम देता है, तो एरिया निकाल लो, तो ये पूरा आ गया एरिया, और यही फाइनल मोमेंटम है m इंटू ये 16v, तो ये वैल्यू क्या हो गई 625 बराबर 16v, तो v की वैल्यू आ गई 39 मीटर/सेकंड। एग्जैक्ट नहीं आएगा बट अप्रॉक्सीमेटली आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ये F फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, ये 30 डिग्री एंगल है, ये mg का कंपोनेंट mg sin 30, mg cos 30, और ये पूरा पहले आप BD इसका तैयार कर लीजिए, टेंडेंसी नीचे आने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब चूंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होगा, यानी म्यू इंटू एन बराबर mg sin थीटा होगा। म्यू की वैल्यू जो दिया हुआ है 0.5 तो वो करके ये आ जाएगा,
और एन की वैल्यू देखो, इधर का फोर्स एन बराबर एफ प्लस एम जी कॉस 30 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू एफ प्लस एम जी कॉस 30 रख के और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर यहाँ से निकल जाएगा 2.68 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। जैसे अगर इस रस्सी में मैं टेंशन टी मान लूँ तो इस वाले में 2t आएगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है कि इस पे 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 kg का ब्लॉक है, तो 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए ही मैं बता रहा था कि अगर इसका टेंशन t है, ठीक है, इसका टेंशन अगर t है तो इसमें 2t आएगा। तो इसका अगर एक्सेलरेशन a मानेंगे तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट रिलेशन। तो इसका एक बार इक्वेशन बना लो। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका जिस तरफ इसका बनाओगे तो 5 kg वाले पर टेंशन इधर लगेगा, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स और बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इस टी की वैल्यू के यहाँ पर रख दो और आंसर आ गया ए की वैल्यू 5। लेकिन एक्सेलरेशन ए जो आया ये 10 kg का आया, लेकिन पूछा है क्वेश्चन है 5 kg का, तो वो डबल है, इसलिए आंसर क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें एक कार्ट है जिस पर एक ब्लॉक है इस तरह से। तो बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन मिनिमम क्या हो ताकि ये नीचे ना सरके। तो इसका एफबीडी बना लो। तो एम जी नीचे लगेगा, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और ये इस पर चूँकि इस कार्ट है उसके फ्रेम से करेंगे तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा अपोजिट, और स्यूडो फोर्स लगने के बाद सीधा नॉर्मल लगेगा। अब ये नीचे ना आए तो होना क्या चाहिए, सरके नहीं, यानी म्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। तो वहाँ से आप एन की वैल्यू एम में हो जाएगी, दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स। तो ए की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो जी बाई म्यू हो जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है, इस तरह का अरेंजमेंट दिया है, 1 kg का ब्लॉक है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 दिया हुआ है। तो बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स ए पर कितना लग रहा है। ये 0.2 kg दिया ऐसे दे रखा है। तो मैंने इसका बीडी ड्रॉ किया है। तो कैसे इस पॉइंट का, तो इधर T1 इधर T2 और इधर 0.2 g लग रहा है। इसका कंपोनेंट ले लो, T1 cos 45, T1 sin 45, और चूँकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T1 sin 45 बराबर क्या होगा 0.2 g, और T1 cos 45 T2 के बराबर हो जाएगा। ये T2 दोनों को डिवाइड कर लिया तो T2 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, T2 की वैल्यू आ गई। अब इस A पर आप मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.3 और एन की वैल्यू mg यानी 2.94 आ जाएगा। अब जो इस पर अप्लाइड फोर्स है 1 kg के ब्लॉक पे ए वाले पे, वो तो T2 है, और T2 की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आ रही है, यानी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन जो काम करेगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर यानी T2 के बराबर ही काम करेगा, 1.96 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ये दिया हुआ है कि एक कार्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये कितना टेंशन फोर्स से करें इसको। इसका आंसर गलत प्रिंट हो गया था, ये ए ऑप्शन होगा इसका, ताकि ये ब्लॉक जो है ये मोशन ना करे, ठीक है। तो यन की वैल्यू W cos 30, यन की वैल्यू क्या है W cos 30, ये बी डी बना के देखेंगे तो W cos 30 के बराबर होगा। और इस W cos 30 का जो कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ और इस तरफ। तो W cos 30 का जो ये आएगा, ये क्या आएगा W cos 30, जैसे ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। W cos 30 का कंपोनेंट इधर साइन आ जाएगा, तो W cos 30 साइन 30 की जो वैल्यू है ये t के बराबर हो जाएगी। तो आंसर इसका ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 3 स्फेयर्स हैं। इसका अपने पेपर में आप देखिए। तो मैं 2 का एफबीडी बना रहा हूँ, एक के नीचे यहाँ वाला, जैसे इस तरह से ये 3 थे तो पहले मैं ये और ये ले रहा हूँ। तो जैसे इसका और इसका ड्रॉ करेंगे वैसे ही इसका और इसका भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आप देखेंगे तो एफ इधर लग रहा है, इसका अपना वेट लग रहा है, इसका अपना वेट W लग रहा है, और ये इस पर यन इधर लगाएगा और ये इस पे यन इधर लगाएगा। ठीक उसी तरह से जो ये वाला स्फेयर है इस पे यन इधर लगाएगा। तो यन, अब ये जो तीनों ये मिला के इक्वेलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यन का कंपोनेंट इधर जाएगा यन cos 30 और इस यन का कंपोनेंट भी जाएगा यन cos 30, यानी 2n cos 30 की वैल्यू W के बराबर हो गई।
ठीक है ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर कर दिया, 2n cos 30 बराबर W। और दूसरा चीज़, ये जो n लग रहा था इधर, तो n का कंपोनेंट इधर n sin 30 n cos 30, तो n sin 30 ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर हो जाएंगे और इन दोनों की हेल्प से आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, इसमें जैसे अगर किसी बॉडी मान लो कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो क्या है, F1 F2 और F3। तो बोला गया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में रहेगी तो तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो बराबर होगा। तो अब मान लो कि कोई एक फोर्स हटा दो, F3 हटा दिया मैंने, तो F3 हटा दिया तो F1 F2 बचा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो तो F1 प्लस F2 बाई एम भी लिख सकते हैं या माइनस F3 बाई एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि F1 प्लस F2 की वैल्यू माइनस F3 के बराबर होगी। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, इधर टेंशन लग रहा था और इधर बॉडी का वेट लग रहा है mg। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है। अब रस्सी को बर्न कर दिया, तो रस्सी में मान लो कि टेंशन T था, तो बॉडी का एक्सेलरेशन या तो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को लेके बाई मास करके निकाल सकते हो, या जिस फोर्स को हटा दिया केवल उसी फोर्स को मास से डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो इसमें उसी से करना पड़ेगा कि T बाई एम, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन तुम T बाई एम लिख सकते हो। तो देखो, अब इसका मान लिया कि स्प्रिंग फोर्स में फोर्स F लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट ले लिया F sin 53 F cos 53। तो F sin 53 T के बराबर, दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, डिवाइड करके T की वैल्यू आ गई और T को मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया है कि 5 kg 3 kg 2 kg का ब्लॉक है और म्यू की वैल्यू 0.1 है, तो 3 और 2 kg के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरे को एक सिस्टम मान लो, तो 10 kg का सिस्टम मान लिया और टोटल फ्रिक्शन लगा दो। इधर फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन निकाल लिया और एक्सेलरेशन निकाल लिया बॉडी का, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब उसके बाद ये जब आ गया तो अब 3 और 2 में तुम 2 का FBD बना लो। तो 2 का FBD बनाएंगे तो 2 का FBD क्या बनेगा, 2G और ये लगेगा ऊपर N1 R1 जो भी लगेगा, और 3 वाला 2 पर फोर्स किधर लगाएगा, आगे, मान लिया N है वो, 3 वाला 2 पर किधर लगा रहा है, आगे, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो 2 kg पर फ्रिक्शन इतना लगेगा। और फिर से जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 3 वाला 2 पर 4 न्यूटन का लगाएगा, तो बदले में 2 वाला भी 3 पर 4 न्यूटन का लगाएगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक वॉल है, रफ वॉल है, और 5 kg के ब्लॉक को 100 न्यूटन से इसको दबा रहे हैं, म्यू की वैल्यू 0.5 है। तो पहले तुम F मैक्सिमम निकाल लो, हमेशा की तरह जो फ्रिक्शन में पढ़ा होगा तुमने, म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, और ड्राइविंग फोर्स निकाल लो mg। तो mg मास 5 इंटू जी की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में दिया है, तो 9.8 यूज़ करेंगे। अगर आप 10 यूज़ करेंगे तो फिर आंसर में गलती कर जाओगे। तो जी की वैल्यू 9.8, तो ड्राइविंग फोर्स 49 न्यूटन आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्राइविंग फोर्स से क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा है, यानी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, जितना फ्रिक्शन लगेगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी 49 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ये इस तरह से आप देखिए अपने पेपर में, ये F इधर से खींचा जा रहा है, एंगल थीटा है, तो पूरी रस्सी में टेंशन F आएगा, और लेकिन इसमें जो टेंशन आएगा वो, अब F का कंपोनेंट लोगे F sin थीटा F cos थीटा, तो इस वाले लाइन पे फोर्स आया F cos थीटा और इधर आ गया F, यानी इसमें जो टेंशन आएगा वो कितना होगा, F प्लस F cos थीटा। अब इसका एक्सेलरेशन इधर होगा मान लो, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो इस बॉडी का अगर हम FBD बनाएं, ये मैंने बना रखा है, तो ये इसमें जो टेंशन आएगा वो F प्लस F cos थीटा के बराबर होगा। तो F प्लस F cos थीटा एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दिखा दिया मैंने इधर, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आंसर हो गया 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में कुछ सॉल्व करने लायक नहीं है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन इक्वल 0। तो 28 में भी कुछ नहीं, 29 न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है। 30 जो था ये न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड था कि एक्शन बराबर रिएक्शन। जो हॉर्स है अपने पैर से ज़मीन को दबाएगा तो बदले में ज़मीन जो ग्राउंड है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 में आप देखिए ये दिया हुआ है
कि ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और उस पर फोर्स 4 सेकंड के लिए लगा के उसका डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकंड कर दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल है, आप वेक्टर वाला फार्मूला ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v बराबर u प्लस at। तो ये अब 2 मीटर पर सेकंड से अपोजिट में है, ये इनिशियल था तो 10 i कैप लिखा इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी इतना लिख देंगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -3i। क्वेश्चन नंबर 32 में इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 2mv cos थीटा होता है। आप इसका कंपोनेंट लेके, ये थीटा है, थीटा तो कंपोनेंट लेके आपने निकाला रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम कर दिया तो फोर्स आ गया। अब यहाँ पर एरिया आप क्वेश्चन पढ़िए तो इसमें मास और वॉल्यूम के, मास के फॉर्म में आंसर नहीं है, तो मास को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी मास को, और लेंथ बाई टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आंसर यहाँ से वेलोसिटी तो v स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ये एक प्लेट है, डिस्क है, जिसको हमने हवा में फ्लोट करा रखा है, यानी इक्विलिब्रियम में रखा है। नीचे से हम बुलेट्स को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो अगर एक m मास की बुलेट है, v स्पीड से टकरा के v स्पीड से वापस आती है, तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन बुलेट जो होगा वो 2mv होगा, और अगर ऐसे n बुलेट्स होंगे तो 2mvn हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम 2mvn डिवाइडेड बाय टाइम, और वो क्या करेगा कि जो फोर्स का मतलब इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो यानी F बराबर क्या लिख देंगे, mg। तो मैंने वही किया है, 10 बुलेट्स हैं पर सेकंड, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, मास ऑफ ईच बुलेट दिया हुआ है 0.05, वेलोसिटी, और इसका जो वेट है वो कितना लगेगा नीचे, mg मतलब 9.8 न्यूटन, इसके बराबर कर दिया तो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में फोर्स दे रखा है, 500 माइनस 100t, ये दे रखा है फोर्स। और पूछा गया कि इम्पल्स बताओ, देखो यहाँ फोर्स जो है टाइम बैरिंग है। तो टाइम बैरिंग है, तो इम्पल्स लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, एफ डी टी 0 से t तक। तो ये आप रख के इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 में ये दिया हुआ है कि एक मेटल स्फेयर है जो कि स्प्रिंग से इसको लटका दिया गया है वॉल की हेल्प से। तो आप इसका बीडी बनाएंगे तो टेंशन इधर जाएगा, वेट इधर, आर इधर लगेगा, टेंशन का 2 कंपोनेंट आएगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा और आर बराबर होगा, टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा। और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, सबका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0, यही इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन होती है। और बाकी एक बार इसको स्क्वायर करके जोड़ दो तो एक ऑप्शन दिख जाएगा, और डिवाइड कर दो, इसका पहला, दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये सीडो की प्रॉब्लम है कि लिफ्ट के अंदर कोई बॉडी रखी हुई है, 2 बॉडी रखी है, ए और बी, और ए का मास दिया है 0.5 kg। तो पूछता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। तो आप ए का एफ बना लो सीधे सीधे। तो ए का एफ बनाएंगे तो क्या नीचे लगेगा 0.5 g, यानी 5 न्यूटन हो जाएगा। और चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है लिफ्ट का, तो सीडो किधर लग जाएगा, ऊपर। तो सीडो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और ऊपर की तरफ लगेगा R1। ये R1 जो है बी के द्वारा लगाया गया फोर्स है ए पे, तो ए वाला भी बी पर वही लगाएगा R1, इक्वल एंड अपोजिट। तो ऊपर का फोर्स, और चूंकि लिफ्ट फ्रेम से देख रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बहुत इजी प्रॉब्लम है। पहले आप पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और पूछा क्या है, T2 की वैल्यू पूछा है। तो T2 के लिए 10 kg का एफबीडी बना लो, 40 न्यूटन। T2 अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, 2 इसका एक्सेलरेशन है, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका T2 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 में एक पॉइंट बस ये समझना, ताकि जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंक्लिनेशन 1 in x। तो देखो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, 1 in x का मतलब कि पर हाइट 1 होगी तो इसका जो ये लेंथ होगा, हाइपोटेन्यूज वाला लेंथ x हो जाएगा। यानी 1 in x का मतलब कि सीधे वो साइन थीटा की वैल्यू दे देता है 1/x। अब बोला है क्वेश्चन में कि
इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या दिया जाए ताकि ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में रहे। तो ये एक्सेलरेशन इधर जाएगा, इधर लेना पड़ेगा, तभी स्यूडो इधर लगेगा और स्यूडो का कंपोनेंट आएगा इधर एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा, और ये एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर हम एक्सेलरेशन इधर ले लेते तब तो स्यूडो इधर लगता, तो स्यूडो का कंपोनेंट इधर आ जाता, तो वो उसके मोशन को सपोर्ट करने लगता है, इसलिए एक्सेलरेशन इधर लिया गया है। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू एम ए कॉस थीटा के बराबर कर दिया, तो ये आपका एक बराबर जी टैन थीटा आ गया, और साइन थीटा आपको पता था तो वहाँ से टैन थीटा निकाल लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। क्वेश्चन नंबर 39 में ये दो पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ था, ये केस ए था, ये केस बी था, और पूछा था कि केस ए में जो एक्सेलरेशन है वो बी के रिस्पेक्ट में कम है ज़्यादा है। तो आप न्यूटन्स लॉ में फ्री पुली वाले जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो ये नीचे की तरफ ये सपोर्टिव फोर्स है, ये क्या है अपोजिंग फोर्स है, तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाई डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 आ गई ए वाले केस में। आप चाहें तो बीडी बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर जितने से फोर्स से खींचोगे पूरी रस्सी में वही फोर्स आएगा, तो इस पर जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वो एफ लगेगा, एफ की वैल्यू 2 mg है, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, तो एफ माइनस जिस तरफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू जी, यानी जो ए केस का एक्सेलरेशन है वो बी वाले से लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम पूरे दोनों बॉडी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो अब 0 जब ले लिया तो यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम लेना पड़ेगा और पहले आप एफ मैक्सिमम निकाल लीजिए, ये तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन यहीं पे लगेगा, तो इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया, ये हो गया। और इस पे 24 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन का ये फोर्स लगा है। अब हम क्या करेंगे कि 4 kg और 2 kg का एफबीडी बनाएंगे, तो 4 kg वाले का एफबीडी बनाओ, फोर्स इधर लगाया तो 2 वाला 4 पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो फ्रिक्शन हम निकालेंगे कि वो कितनी वैल्यू आ रही है, और फिर उसको जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे कंपेयर करेंगे। तो जो फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करेंगे अगर उसकी वैल्यू मैक्सिमम से कम या बराबर है तो आपका एजम्पशन सही है। आपने एजम्पशन क्या माना था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो आपका ये एजम्पशन सही माना जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब ये 2 वाले ने 4 पर फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो 4 वाला 2 पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा, तो एफ बी डी इसका एफ बी डी बनाया, इसका बनाया और सॉल्व किया इक्वेशन बना के। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या है 24 है, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू 8 आ गई। फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम है उससे क्या आया कम आया, यानी आपका एजम्पशन सही है, यानी दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 होगा और फ्रिक्शन लगने वाली जो वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये मास इसका पता नहीं है, बोला कि इसका मास कितना रखा जाए ताकि इसमें कहीं से मोशन ना हो, ठीक है ना, डू नॉट मूव। तो क्या करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इस रस्सी में पहले टेंशन दिखा दो, ये टेंशन है और इस तरफ क्या है फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दो, म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू mg, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन, और ये टेंशन की वैल्यू 4 न्यूटन मिल गई। अब इसको तुम बराबर कर दो, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, तो टेंशन 4 है, जी की वैल्यू 10, तो एम की वैल्यू 0.4 kg मिल गई। 42 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो इसकी लेंथ यल है और ये अभी स्मूथ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो ब्लॉक को टाइम लगता है वो ये लगता है, और अगर यही रफ प्लेन होता म्यू तब टाइम ये लगता है। तो ऑब्वियस है कि जो फ्रिक्शन वाले केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रिक्शन वाले केस में जो टाइम लग रहा है ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में, वो जो है स्मूथ वाले का n टाइम्स है, तो T2 बराबर NT1 स्क्वायर कर दिया, वैल्यू रख दिया। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या दिया है 45 डिग्री दिया है, तो ये कॉमन आके कट जाएगा, जी कट जाएगा, 2l कट जाएगा, ये रिलेशन बच जाएगा। आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रही थी लोगों की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था लोगों ने बराबर ले लिया है, जबकि आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सडन कर्व हो रहा है, सडनली मुड़ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा फ्लैट ज़्यादा है, यानी जो बी का रेडियस है वो आई से क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब मैंने एफ बी डी बनाया यहाँ पे, ये मान लो ऊपर है बॉडी, तो एम जी नीचे लगेगा, एन ऊपर लगेगा, और चूंकि ये ऐसे है तो सेंटर इधर होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा सेंटर की तरफ होगा, ये v² बाई r दिखा दिया है।
तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको कंपेयर करना है ए के लिए, तो एन ए के लिए आप ये लिखेंगे, बाकी सब एम जी एम भी सब तो सेम ही रहेगा। आर ए और आर बी की वजह से ही आप कंपेरिजन कर पाएंगे। तो आर बी की वैल्यू आर ए से ज़्यादा है, तो आर बी जब ज़्यादा है आर ए से, तो आर बी ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी। ये तो सेम है, एम जी जो है दोनों के लिए सेम है, तो सेम में से आप यहाँ पर देखो आप कम वैल्यू घटा रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि एन बी की वैल्यू एन ए से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी जो उसने एन टू दिया है तो एन टू इज़ ग्रेटर देन एन वन, एन बी को उसने एन टू दिया है और एन ए को एन वन दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 तो सीधे सीधे फार्मूले पर बेस्ड है। जो भी आप मैक्सिमम लिमिट लेते थे अंडर रूट म्यू आर जी, तो लेते थे ना सेफ लिमिट में अंडर रूट म्यू आर जी, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। म्यू की वैल्यू भी स्क्वायर बाई आर जी सॉल्व कर लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन नंबर 45 में अगर रस्सी से किसी ब्लॉक को हम लेके ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स केवल टेंशन देता है, तो इसका आंसर टेंशन हो जाएगा पहला। ये आपका पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया।